नमस्कार, मैं सचिन कुमार। स्वागत है आपका उत्तराखंड लाइव में। शुरू कर लेते हैं अभी के हेडलाइन से। प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रवास करेंगे सीएम धामी। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की करेंगे समीक्षा। क्षेत्रीय लोगों से मुलाकात कर करेंगे समस्या का समाधान। भाजपा के संगठन चुनाव टले, अब निकाय चुनाव के बाद ही तय होगा नया प्रदेश अध्यक्ष। केदारनाथ में जीत के बाद निकाय चुनाव में जीत के लिए तैयार हो रही बीजेपी। निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस का डिजिटल सदस्यता अभियान शुरू। नई वेबसाइट भी की गई लॉन्च। हर विधानसभा से बनाए जाएंगे 2000 नए सदस्य। अगले एक हफ्ते तक उत्तराखंड में नहीं बारिश के आसार। मौसम विभाग के मुताबिक शुष्क रहेगा मौसम। अभी और झेलनी होगी सूखी ठंड। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर उत्तराखंड के कई जिलों में प्रवास करने जा रहे हैं, जिसको लेकर सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश के कई जिलों में मुख्यमंत्री प्रवास करेंगे, जहां वे सारी योजनाओं की समीक्षा करेंगे। वहीं जिस तरीके से सरकार की नीतियों को रोजगार, कृषि, बागवानी, सौर ऊर्जा की दृष्टि से 30 से ज़्यादा नीतियों को बदला है, उन नीतियों का क्या क्रियान्वयन धरातल पर हो रहा है, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग करेंगे। उन्होंने बताया कि अलग अलग जिलों में स्थानीय लोगों से मिलकर मुख्यमंत्री विकास कार्यों की समीक्षा भी करने जा रहे हैं, ताकि अगर कोई समस्या है तो धरातल पर उसका समाधान किया जा सके। नहीं, देखिए, एक तो जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो प्रवास किए जा रहे हैं, एक तो वहाँ पर समीक्षा है सारी योजनाओं की, और जो हाल ही में सरकार ने कई नीतियों को मतलब रोजगार की दृष्टि से, कृषि बागवानी की दृष्टि से, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अलग अलग 30 से ज़्यादा नीतियों को बदला है। तो उन नीतियों का क्या क्रियान्वयन धरातल पर हो रहा है, उसकी समीक्षा करना। जो विकास के अन्य कार्य हैं उनकी क्या स्थिति है, उसकी समीक्षा करना, और साथ ही साथ लोगों से मिलना, ताकि उनकी समस्या जो है। केदारनाथ उपचुनाव में जीत के बाद अब भाजपा ने शहरी निकायों के चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। अगले महीने निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना के चलते पार्टी ने अपने संगठन चुनाव भी टाल दिए हैं। जिला व मंडल समितियों के चुनाव जनवरी के दूसरे पखवाड़े में हो सकते हैं। केदारनाथ उपचुनाव से पहले पार्टी की दिसंबर महीने तक जिला व मंडल अध्यक्षों के चुनाव कराने की तैयारी थी। 30 नवंबर तक पार्टी ने सभी बूथों पर कमेटियों का गठन करना था, लेकिन अब पार्टी ने शहरी निकायों के चुनाव पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर दिया है। सबसे पहले पार्टी ने SC, ST, OBC और महिला और सामान्य वर्ग के हिसाब से टिकट के संभावित दावेदारों के नामों पर विचार करना शुरू कर दिया है। पिछले दिनों इसे लेकर सभी जिलाध्यक्षों के साथ बैठक में उनके निकाय क्षेत्रों में नामों पर चर्चा हुई। पार्टी ने नामों पर फीडबैक लेने के लिए प्रभारियों की पहले से तैनाती कर रखी है। सभी प्रभारी जिलों में जाकर नामों पर चर्चा कर रहे हैं। प्रदेश में होने जा रहे निकाय चुनाव व अन्य चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है। आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहड़ा के नेतृत्व में उत्तराखंड कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग ने नई वेबसाइट और डिजिटल सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया है, जिसके जरिए 3 महीने के अंदर हर 1 लाख लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इस वेबसाइट को लेकर जानकारी देते हुए उत्तराखंड कांग्रेस के IT सेल के अध्यक्ष विकास नेगी ने बताया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म आज के युग में प्रभावी हो रहा है। उसी के मद्देनज़र इस वेबसाइट का शुभारंभ कर प्रत्येक विधानसभा में 1 से 2000 लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा है। वहीं प्रदेश के अंदर व कांग्रेस के अंदर जो भी कार्यक्रम होंगे, उसकी सूचना भी इस वेबसाइट के माध्यम से मिलती रहेगी और आगामी चुनाव में अधिक से अधिक लोगों को कांग्रेस पार्टी से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। और इसका जो लक्ष्य है, अभी हमने 1 लाख मेंबर्स प्रत्येक विधानसभा में 1 से 2000 मेंबर्स का लक्ष्य रखा है, जो कहीं ना कहीं आज हम डिजिटल आज देख रहे हैं। आने वाले समय में डिजिटल प्रभावी होता जा रहा है समाज के अंदर अपनी बात पहुंचाने के लिए। तो उसी
डिजिटल के प्लेटफॉर्म्स को हमने मजबूत करने के लिए अपने कांग्रेस जन या नया व्यक्ति जो भी कांग्रेस की विचारधारा के साथ जुड़ना चाहता है, कांग्रेस के विचारों को देखना चाहता है, सुनना चाहता है। अब बात यह है कि घूम फिर के वही बात आती है, अभी हमने शुरुआत फर्स्ट फेज़ की करी है जिसमें हमारा पहला लक्ष्य 1 लाख का है। उसके बाद जो हमारे पास 1 लाख लोग जुड़ जाएंगे उसके बाद हमने 10 लाख का इसमें निर्धारित लक्ष्य रखा है, क्योंकि हम लोग जो है प्रैक्टिकल काम करते हैं, भाजपा की तरह हवाबाजी वाले हम काम नहीं करते। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय न होने के कारण आने वाले 1 सप्ताह तक पूरे प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया, पहाड़ से लेकर मैदान तक आगामी 1 सप्ताह के दौरान बारिश का फिलहाल कोई अंदेशा नहीं है, यानी आगामी कुछ दिनों तक पूरे प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। हालांकि सुबह और शाम के वक्त पूरे प्रदेश भर में तापमान में ज़रूर गिरावट दर्ज की गई है। मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री और अधिकतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं पहाड़ी इलाकों में न्यूनतम तापमान 4 से 5 डिग्री और अधिकतम तापमान 15 से 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। अभी अगर 1 सप्ताह से 10 दिन की भी मैं बात करता हूँ तो मौसम करीब करीब ड्राई रहने वाला है। जैसे अभी चल रहा है आपका उसी वैसी स्थिति बनी हुई है। कोई जो पश्चिमी विक्षोभ है वो भी आते हुए नहीं दिख रहा है और कोई लोकल एक्टिविटी भी ऐसा लग नहीं रहा कि कुछ होने की संभावना है। तो आप ये कह सकते हैं कि अभी आने वाले 1 सप्ताह से 10 दिन का जो टाइम है इसमें कोई विशेष एक्टिविटी वेदर की है नहीं। करीब करीब ड्राई मौसम और रहने वाला है। धूप दिन में आपको दिखेगी और सुबह शाम ठंडा है। तापमान जैसे मैंने बोला कि मैदानी क्षेत्रों में इस समय जो है न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री के आसपास चल रहे हैं और हिल्स में देखें तो 4 से 5 डिग्री है। या अधिकतम तापमान आप देखेंगे तो मैदानी क्षेत्रों में करीब वो 25 से 26 के आसपास है और इसी तरह हिल्स में अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पर वो जो है करीब 15-16 डिग्री है। तो हिल्स में तो ठंडा है ही है, काफ़ी ठंडा हो गया, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में भी सुबह शाम खासकर अगर देखेंगे तो काफ़ी ठंडा है। तो लोगों को इससे बचाव करना चाहिए और अभी आगे 1 वीक भी जो स्थिति है वो करीब ऐसे ही रहने वाली है। कोई इसमें विशेष परिवर्तन है नहीं। राजधानी देहरादून को डस्टबिन फ्री बनाए रखने के लिए नगर निगम द्वारा रोजाना घरों से कूड़ा उठाया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कूड़ा उठान का शुल्क नहीं देने वालों पर कार्रवाई करने के लिए नगर निगम ने महिला समूहों से उन भवन स्वामियों की सूची मांगी है। इस बात को लेकर देहरादून के नगर आयुक्त गौरव कुमार ने कहा कि जो लोग कूड़ा उठान के सामान्य शुल्क को देने में आनाकानी कर रहे हैं वहां पर निगम की टीम भेजकर उन्हें समझाने की कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर वह शुल्क देने के लिए नहीं मानते तो उन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कि हमारे 47 वार्ड्स में वाटर ग्रेस कंपनी के द्वारा डोर टू डोर कलेक्शन किया जा रहा था। इसमें यूजर चार्ज के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, जिसमें तत्कालीन प्रशासक महोदया के निर्देशों के क्रम में महिला समूहों को वार्ड आवंटित किए गए थे। अभी तक 38 वार्ड आवंटित किए जा चुके हैं। महिलाओं के द्वारा इसमें घर घर जाकर यूजर चार्ज कलेक्शन किया जा रहा है। कुछ वार्ड्स में ऐसा इश्यू आ रहा है कि लोग यूजर चार्ज देने में आनाकानी कर रहे हैं अथवा अभद्रता की जा रही है। ऐसी कई जगह से शिकायतें प्राप्त हुई हैं। विकासनगर तहसील प्रशासन ने एक बार फिर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि विकासनगर की झाझरा ग्राम पंचायत में तहसील प्रशासन द्वारा सरकारी जमीनों पर हुए अवैध कब्जों को पूर्व में चिन्हित किया गया था, जिसमें एक जगह अभी हाल ही में कुछ समय पूर्व ग्राम समाज की भूमि पर कब्जा कर 1 दर्जन से अधिक मकान बनाकर पूरी बस्ती बसा दी गई, जिसमें से कुछ मकानों का अभी निर्माण कार्य चल रहा था, जिन्हें तहसील प्रशासन की टीम द्वारा मौके पर जाकर तहसील जेसीबी चलाकर ध्वस्त कर दिया गया है। नायब तहसीलदार ग्यारुदत्त जोशी के मुताबिक झाझरा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध कब्जा कर बस्तियां बसाई गई हैं, जिनमें से कुछ जगहों पर चिन्हित किया गया है, जिनके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई यहां से शुरू की गई है। बताया कि यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। बच्चा ने जाकर खबर दी, उन्होंने कहा कि आपका मकान टूट गया। और फिर हमने आगे देखा, पुलिस वालों ने बोला 1 साइड खड़े हो जाओ। हम 1 साइड खड़े हो गए और हमारा इतना नुकसान कर दिया, खाने पीने तक का सामान भी इसमें बंद कर दिया, सब तोड़ के चले गए यहाँ से आके। और वो बोले, पहले एक पुलिस वाला आया, बोलने लगा कि अब जो है वो जेसीबी आ रही है, अब तुम्हारा मकान टूट जाएगा। तो आके उन्होंने तोड़ दिया एकदम। ये हमारी सरकारी भूमि में इन्होंने काफी अतिक्रमण किया है। कल 12 से 15 मकान इन्होंने अभी यहाँ पे बना रखे थे, जिसपे से हमने 10 तो हटा दिए, 2 मकान और रह गए अभी।
बाकी आगे हमने चिन्हीकरण कर रखा है, उसको भी कल से उसकी कार्य अभी शुरू हो जाएगी। अभी 2 मकान और बचे, इसको अभी तुड़वा रहा हूँ साथ ही। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बुलडोजर लगातार अवैध मज़ारों पर चलता हुआ नजर आता है। हालांकि बात करें पिछले कुछ दिनों में कई अवैध मज़ारों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बुलडोजर चला था, लेकिन सवाल राजधानी देहरादून से उठने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि आपको बताते चलें कि राजधानी देहरादून का जाना माना हॉस्पिटल दून हॉस्पिटल में वर्षों पुरानी एक मज़ार बनी हुई है, जिस पर अब हिंदू संगठनों ने विरोध जताना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री पोर्टल पर एक शिकायत दर्ज की गई है, जिसमें इस मज़ार को अवैध करार दिया गया है और इसकी जांच की मांग की गई है। बजरंग दल के अध्यक्ष विकास वर्मा ने भी इस मज़ार की जांच की मांग की है। अब देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसकी किस तरह से जांच करते हैं। यदि यह मज़ार अवैध पाई जाती है तो इस पर कार्रवाई होना तय है। ईश्वरीय आस्था में रखकर जब प्रवेश करता है तो उसका मन बड़ा खराब होता है। जब वो आईएसबीटी पे उतरता है तो आईएसबीटी बस अड्डे के बिल्कुल बाहर बगल में एक अवैध मस्जिद का निर्माण चल रहा है, जो हाई टेंशन तार के नीचे बनाई जा रही है, जिसमें एक मानक होते हैं, उन मानकों को कोई पूरा नहीं कर रहा। उसके बाद आप देखिए, इलाज कराने के लिए दून हॉस्पिटल, एक सबसे बड़ा चिकित्सालय, सरकारी चिकित्सालय, सरकारी भूमि पर अवैध रूप से एक मजार स्थापित कर दी गई। अंधविश्वास टोने टोट के, यहाँ तक कि वहाँ बैठने वाले खादिम को ऊपर भी कई बार चर्चा हुई है। एक बिटिया के कहने पर हम लोग वहाँ जा रहे थे, उसने हमें बताया कि मेरे साथ उन्होंने आपत्तिजनक व्यवहार किया। ऐसे कई मामले उस मजार के आए हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन, पुरानी सत्ताएं सब मौन रही। आवास व शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने ब्राह्मणवाला में निर्माणाधीन आढ़त बाजार का निरीक्षण किया। इस दौरान एमडीडीए द्वारा निर्माणाधीन पार्किंग, फायर स्टेशन आदि का निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यों में गुणवत्ता बनाए रखने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि 356 प्रभावित व्यापारियों में से 285 व्यापारियों को यहां प्लॉट दिया जा रहा है। यह प्लॉट उनकी वर्तमान दुकान के मूल्य के आधार पर दिया गया है। मंत्री ने बताया कि शेष व्यापारियों को धनराशि दी गई है। निरीक्षण के दौरान मंत्री अग्रवाल ने बताया कि अगर 126 करोड़ रुपए की योजना से करीब 10 हेक्टेयर भूमि पर आढ़त बाजार शिफ्ट किया जा रहा है, जिसकी 5 मंजिला पार्किंग निर्माणाधीन है, जिसमें 570 वाहनों को पार्क किया जा सकेगा। डॉक्टर अग्रवाल ने निरीक्षण के बाद बताया कि पार्किंग निर्माणाधीन है। आढ़त बाजार के दोनों ओर सड़क बनाने का कार्य गतिमान है। यहाँ ओवरहैंड टैंक निर्माणाधीन है। बताया कि 3 शौचालय बनाए जाएंगे जो सार्वजनिक होंगे, जिसमें महिलाओं के लिए एक पिंक शौचालय बनाया जाएगा। बताया कि यहाँ एसटीपी, फायर स्टेशन, कोल्ड स्टोरेज, पॉलीक्लिनिक, होटल, गेस्ट हाउस तथा पार्क आदि बनाया जाना है। 2025 के माह मई तक यह कार्य पूर्ण किया जाना है। बताया कि उनकी ओर से विभाग को गुणवत्ता के साथ तय समय के भीतर कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। वो एक ऐसा रास्ता अभी हमारे सामने है कि जिसमें अनेकों बार जाम लगता है, व्यापारियों को भी दिक्कत होती है, अन्य लोगों को भी दिक्कत होती रही। तो एक हमारे सामने एक विषय आया कि हम उसको वहाँ से शिफ्ट करें, और मेरे विभाग एमडीडी के द्वारा जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहाँ शिफ्टिंग करने की बातचीत प्राइमरी स्टेज पे हुई, सारी बातचीत हुई। तो 356 हमारे प्रभावित व्यापारी हैं जिनको हम लोग शिफ्ट करने की स्थिति में हैं, जिसमें लगभग 200 लोगों ने कंसेंट दी है कि उनको प्लॉट दिया जाए, जिस वैल्यू का वहाँ पे उनकी दुकान है उस वैल्यू के हिसाब से यहाँ पे उनको प्लॉट हम दे रहे हैं। सर्दियों के मौसम के साथ ही वाहन चालकों की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा कि अगले 2-3 दिनों तक घना कोहरा सड़कों पर छाया रहेगा। कोहरे के कारण गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो जाती है, जिससे सड़क हादसों का खतरा बढ़ जाता है। इसे लेकर परिवहन विभाग ने चेकिंग और जागरूकता अभियान तेज करने की तैयारी की है। आरटीओ प्रशासन के अधिकारी सुनील शर्मा ने बताया कि कोहरे के दौरान सड़क हादसों को रोकने के लिए विभाग संवेदनशील इलाकों को चिन्हित कर रहा है। जिन स्थानों पर लाइटिंग, जेब्रा क्रॉसिंग या बैरिकेडिंग की समस्या है, उन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इन समस्याओं को सुलझाने के लिए जल्द ही जिला रोड सेफ्टी विभाग के जरिए पीडब्ल्यूडी को रिपोर्ट भेजी जाएगी। साथ ही विभाग ने सड़कों पर सुधार और जागरूकता अभियान चलाने का भी भरोसा दिलाया है।
इन्फोर्समेंट टीम है, उन्होंने पूरे देहरादून शहर और हरिद्वार शहर में रात के वक्त पूरा सर्वे किया था। तो हमारे द्वारा स्पेसिफिकली बताया गया है किस किस रोड पर हमें बैरियर्स की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ लाइटिंग की समस्या है, कहाँ कहाँ ज़ेब्रा क्रॉसिंग या मार्किंग की समस्या है, जिसकी वजह से कोहरे में लोगों को दिख नहीं पाता है। तो हमने रेटर्स बना के DSC जो डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी है उसके माध्यम से PWD को दे दिए गए हैं और उन पर हम लोग ने परस्यू भी कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये कार्य करी जाए ताकि कोहरे से पहले हमारी सड़कें और लाइटिंग दुरुस्त हो। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कोविड के दौरान सरकारी एजेंसियों के लिए समान दुलान कराने वाले लोगों के बिल आज तक पास नहीं हुए। इसके अलावा सरकार पर जमीन खुर्द-बुर्द कर राज्य के राजस्व को नुकसान पहुंचाने का आरोप भी लगाया। भू कानून के मुद्दे पर सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य हित के मसलों पर सरकार की उदासीनता स्पष्ट दिख रही है। जो वहाँ के लिए जो कच्चा मटेरियल है, चाहे वो जड़ी बूटियां हैं या जो अन्य किस्म की चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, उसकी आपूर्ति वहाँ करके अपनी जीवन आजीविका चलाने का काम करते हैं। एक नया खुलासा सामने आया है जिसमें बीजेपी ने एक मुनाफा कमाने वाली कंपनी, और मजे की बात यह है कि केंद्र सरकार की अकेला उपक्रम है ये IMPCL, जो दवाइयों का निर्माण कर रहा है, आयुर्वेदिक या फिर यूनानी दवाइयों का। इसके निजीकरण के लिए बीजेपी के नेता श्री रामलाल और उनके भांजे के ऊपर, जो संजय गुप्ता है, उनके ऊपर कंपनी में काम करने वाले या निगम में काम करने वाले लोगों ने आरोप लगाए हैं। और अभी हाल ही में कुछ दिन पहले, मेरे ख्याल से लगभग 4 या 5 दिन पहले, राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी सेवा में 10% क्षैतिज आरक्षण देने का वादा सरकार ने पूरा कर दिया है। शासन द्वारा इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। अब राज्य आंदोलनकारी व उनके आश्रित अपने जिले के जिलाधिकारी के माध्यम से इसका प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। वहीं भाजपा प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने भी इस पर कहा कि राज्य आंदोलनकारियों की मांगों के प्रति सरकार हमेशा से ही गंभीर रही है और उनकी क्षैतिज आरक्षण की मांग को भी सरकार ने पूरा किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये राज्य देश का सिरमौर बन सके, इसके लिए हमारी सरकार लगातार प्रयासरत है। बड़े संघर्षों के बाद हम सबको मिला है और जिन जिन लोगों ने, जिन परिवारों ने, जिन व्यक्तियों ने उस संघर्ष में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, उनको चिन्हित करने का काम हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। चाहे वो 2007 में जनरल खंडूरी की सरकार हो, उस समय उत्तराखंड आंदोलनकारी परिषद बनाना हो, या इस समय धामी जी के द्वारा जिस प्रकार से जो आंदोलनकारी हैं उनके पेंशन को उनके आश्रितों को देना हो, इन सब चीज़ों पर बखूबी हमारी सरकारों ने काम किया। इन सब लोगों को चिन्हित किया गया। निश्चित रूप से जो क्षैतिज आरक्षण की बात भी जो हमारी सरकार ने की है, उस पर भी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम धामी जी ने लिए थे और आने वाले समय में हम उत्तराखंड आंदोलनकारियों के सपनों का ये उत्तराखंड बन सके, ये पहाड़ी राज्य देश का सिरमौर बन सके, इस ओर हमारी सरकार काम कर रही है। निश्चित रूप से हम उनके सपनों को साकार करेंगे। प्रदेश सरकार में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मामलों की मंत्री रेखा आर्या की अध्यक्षता में रायपुर स्थित राष्ट्रीय खेल सचिवालय में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले में विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आहूत की गई। बैठक में खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने कैबिनेट द्वारा पूर्व में दी गई मंजूरी पर अधिकारियों से जानकारी ली और विभाग को पूर्व में दिए गए निर्देशों की समीक्षा की। खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि बैठक में कैबिनेट द्वारा पूर्व में दी गई मुफ्त गैस रिफिलिंग की मंजूरी की प्रगति की जानकारी ली। इसके अतिरिक्त मंत्री रेखा आर्या ने सरकार द्वारा संचालित नमक पोषण योजना NFSA के तहत राशन वितरण की मौजूदा स्थिति और सस्ता गल्ला विक्रेताओं के लाभांश व भाड़ा भुगतान संबंधी विषयों पर अधिकारियों संग समीक्षा की और मंत्री ने मुफ्त गैस रिफिलिंग के लिए विभाग को जल्द से जल्द शासनादेश जारी कर इस योजना के लाभार्थियों के खातों में सब्सिडी DBT करने के लिए निर्देशित किया है।
सभी शासन स्तर के अधिकारी से लेकर हमारे आयुक्त और हमारे धान खरीद के संबंधित सभी अधिकारीगण आज मौजूद रहे। तो आज की बैठक में जिस प्रकार से पूर्व में कैबिनेट ने 3 गैस रिफिल निःशुल्क के लिए मंजूरी दी थी, उसकी क्या अद्यतन स्थिति है, यह जानकारी। इसके साथ साथ में हमारे नमक खरीद को लेकर क्या स्थिति है, उसकी जानकारी। इसके साथ साथ में हमारा NFSA के तहत में हमारे जो राशन धान अथवा गेहूं है उसका क्या स्थिति चल रही है, इसकी जानकारी इत्यादि, प्लस हमारे जो सस्ता गल्ला विक्रेता है उनके भाड़ा से लेकर उनके भुगतान के संदर्भ में भी उसकी भी समीक्षा की गई है। ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार।